क्या आपने कभी सोचा है कि सोशल मीडिया कंपनीज आपको अपने प्लेटफॉर्म्स को फ्री में यूज करने क्यों देती है? जहां आज के टाइम पे भाई सोने तक के पैसे चार्ज करने लगे हैं लोग, तो ये इतने बड़े दानवीर क्यों बने पड़े हैं? इसका जवाब है दोस्तों आपका डेटा, जो कि आज के टाइम पे ऑयल से भी ज्यादा महंगा है। ये कंपनीज बड़ी चालाकी से अपने यूजर्स के डेटा को यूज करने का एग्रीमेंट पहले ही करवा लेती है और हम चतुर के चूतिए इसे बिना पढ़े ही एग्री कर लेते हैं। अब बहुत लोग बोलेंगे कि अबे यार कितना ही डेटा शेयर करते हैं उन्हें, नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, बहुत ज्यादा तो फोन नंबर, और क्या। तो बेटा ये कहानी सुन लो, मिथ टूट जाएगा तुम्हारा। तो कहानी है पेरिस में रहने वाली जूडा की। अपने ब्रेकअप के बाद उसने टिंडर यूज करना शुरू किया, लेकिन कुछ टाइम के बाद शी वाज अनसैटिस्फाइड विद हर प्रोफाइल रेटिंग। तो उसने टिंडर को काफी ईमेल्स की कि वो उसे उसका वो सारा पर्सनल डेटा दे दें जो भी उनके पास है। तो क्योंकि यूरोप में काफी स्ट्रिक्ट डेटा प्रोटेक्शन लॉज हैं, जिसके वजह से लगभग 6 महीने कॉन्टिन्यूस ईमेल करने के बाद फाइनली टिंडर ने जूडा को उसे उससे रिलेटेड सारा डेटा एक डॉक्यूमेंट में भेजा। क्या तुम गेस कर सकते हो कि डॉक्यूमेंट कितने पेजेस का था? मैं बताता हूँ, 800 पेजेस का। नाम, डेट ऑफ बर्थ, एंड माइंड यू ये डेटा सिर्फ कुछ ही दिन टिंडर यूज करने के बाद कलेक्ट किया गया था। जूडा इस डॉक्यूमेंट को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि जो बात उसे अपने ही बारे में नहीं पता था, उससे कई ज्यादा टिंडर को उसके बारे में पता था। यहाँ तक कि टिंडर को यह भी पता था कि वो हफ्ते में कितने बार लोनली फील करती है, कौन से एज के लड़के उसे ज्यादा पसंद आते हैं, कब कब जो है वो लड़कों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो सकती है, और भी बहुत कुछ। लेकिन क्या तुम्हारे दिमाग में ये सवाल नहीं आ रहा कि आखिर क्यों? क्या फायदा इन कंपनीज का तुम्हारे इस डेटा से? क्यों ये तुम्हारे डेटा को कलेक्ट करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर लगा के डेटा सेंटर्स बना रहे हैं? क्या सच में डेटा ऑयल से भी महंगा है? और दुनिया भर के पॉलिटिकल पार्टीज का तुम्हारे इस डेटा से क्या नाता, जानेंगे आज के इस वीडियो में। साथियों, आज तक कहा जाता है डेटा इज द न्यू ऑयल। You've said everyone controls their data, but you're collecting data on people that are not even Facebook users, that have never signed a consent, a privacy agreement, and you're collecting their data. Mr. Zuckerberg, when was the issue discussed with your board member, Peter Thiel? Congresswoman, I don't know that. You don't know. This was the largest data scandal with respect to your company. You don't know? मैं इसमें ये भी जोड़ूंगा कि डेटा इज द न्यू गोल्ड। अब मान लो तुमने एक प्रोडक्ट बनाया। लेट्स से योर प्रोडक्ट इज रिलेटेड टू म्यूजिक। अब अगर तुम्हें अपनी सेल्स बढ़ानी है तो अपने प्रोडक्ट को शोकेस करना होगा, क्योंकि जितना दिखोगे उतना बिकोगे। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इसके लिए तुम घर घर जाके घंटा बजा के बोलो कि भैया ये प्रोडक्ट है हमारा, ले लो। ये तो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए तो बहुत ज़्यादा मैन पावर लगेगा और मुंह पे दरवाजा भी। इसका ऑल्टर वे क्या है? तो ऐड बनाओ, ऐड बनाकर लोगों को दिखाओ। अब ट्रेडिशनली जो ऐड दिखाने का तरीका है, जैसे कि न्यूज़पेपर, मैगजीन, पैम्पलेट या होर्डिंग हो गया, इसको एक बार देखने के बाद पूरे दिन भर में किसी का भी ध्यान उस पर वापस नहीं जाता। अब इससे क्या है कि उस ऐड की वजह से जितना कस्टमर कन्वर्जन होना चाहिए था वो नहीं हुआ, तो अब तुम्हारे ऐड के पैसे भी जा रहे हैं और तुम प्रॉफिट भी नहीं बना पा रहे हो। अब वहीं पे मैं आता हूँ और तुमको बोलता हूँ कि सुनो, तुम जो ये कस्टमर्स खोज रहे हो ना, उनके रिगार्डिंग मेरे पास सारा डेटा है और मुझे तो पहले ही से पता है कि कौन कौन है जो तुम्हारे इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं या कौन कौन है जो खरीद लेंगे अगर थोड़ा सा पुश किया जाए। तो तुम एक काम करो, ये ऐड मुझे दो और मैं ये ऐड सिर्फ उनको ही दिखाऊंगा जो तुम्हारे एक्चुअल टारगेटेड कस्टमर्स हैं। तो अब तुम सोचो कि अगर वाकई में ऐसा हो जाए तो तुम्हारा कस्टमर कन्वर्जन कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक यही करती हैं सारी सोशल मीडिया कंपनीज। जब से ये मार्केट में आई हैं, इन्होंने इस ऐड गेम को अपने टेक्नोलॉजी के बदौलत एकदम से चेंज करके रख दिया। कैसे? तो इसके लिए 2600 इस स्पेशल नंबर को याद रखना, क्योंकि हर दिन तुम्हारी मुलाकात इस नंबर से होती ही है और आज शायद तुम मिल भी चुके होगे। अब देखो, इस लाइन को कहते ही मैंने तुम्हारी एक चीज़ ले ली, जिसकी वजह से अब आगे तुम मुझे सुनना चाहोगे। और क्या है वो एक चीज़? तो वो है तुम्हारी अटेंशन। और यही आज के टाइम पे सबसे ज्यादा कीमती है। किसी भी तरीके से अगर तुम लोगों का अटेंशन ला पा रहे हो तो तुम्हें माला माल होने से कोई नहीं रोक सकता। जिसके पास ज्यादा अटेंशन, उसके पास ज्यादा पैसा। चलो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अब देखो, एक्टर तो आमिर खान भी है और तुषार कपूर भी, लेकिन एक ऐड करने के ब्रांड किससे ज्यादा पैसा देगी? ऑब्वियसली शाहरुख को, क्योंकि अटेंशन ज्यादा उनके पास है। मैंने तुम्हारे क्या बिगड़े हैं? और यही कारण है कि ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दुनिया भर के बेस्ट अटेंशन इंजीनियर्स को बिठाकर हर वो चीज कर रही है जिससे कि ये तुम्हारे अटेंशन को अपने प्लेटफॉर्म्स पे ला सकें और तुम्हारे डेटा को कलेक्ट करके तुम्हें टारगेटेड एड्स दिखा सकें। ये अपने प्लेटफॉर्म्स को फ्री में यूज करने का ढोंग रच के इस बोरिंग से दिखने वाले लगभग 20,000 से ज्यादा वर्ड्स के एग्रीमेंट, जिसमें कि कंसेंट टू यूज योर डेटा भी मेंशन्ड होता है, उसे पहले ही साइन करवा लेती है।
जिसके बाद ये तुम्हारे डेटा को यूज करने के लिए लीगली एलिजिबल भी हो जाते हैं। लेकिन इन रियलिटी इस एग्रीमेंट को एक आम इंसान पढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारे लीगल टर्म्स का यूज किया जाता है, जिसे समझने के लिए लिटरली एक लॉयर की जरूरत पड़ेगी। पर हम सब इसे बिना पढ़े ही एग्री करके इनके प्लेटफॉर्म्स पे आ जाते हैं। और एक बार जहां तुम इनके प्लेटफॉर्म पे आ गए, उसके बाद इनका बस एक ही गोल रहता है कि तुम इनके प्लेटफॉर्म से ऐसा चिपको कि मतलब भाई फेविक्विक भी शर्मा के बोले कि सर आप हैं जो हैं, मतलब कि छोड़ो ही ना, मर भी जाओ तब भी चलाओ। ये अपने प्लेटफॉर्म्स को बहुत ही यूजर फ्रेंडली, सिंपल टू यूज जानबूझ कर रखते हैं ताकि कोई भी इसे चला सके। नोटिफिकेशन के कलर को अक्सर रेड कलर में रखेंगे क्योंकि वो टेम्पटिंग लगता है, कुछ इंपॉर्टेंट सा फील कराता है, या इन शॉर्ट बोले तो अटेंशन ग्रैबिंग होता है। और तुम बस एक सिंपल सा नोटिफिकेशन चेक करने जाओगे और कब अपना 3 घंटे का टाइम इनके प्लेटफॉर्म को दे आओगे ये तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इनके अटेंशन इंजीनियर्स ने कुछ इसी तरीके से इन प्लेटफॉर्म को डिजाइन किया होता है कि वो तुम्हें इन प्लेटफॉर्म से कभी दूर रहने ही नहीं देंगे। बार बार अपना फोन छूने का मन करेगा, और कहीं ना कहीं वो इस काम को करने में सक्सेसफुल भी हुए। तभी तो आज के टाइम पे ऑन एन एवरेज एक इंसान अपने मोबाइल फोन को एक दिन में लगभग 2600 बार छूता है। याद है ना, स्पेशल नंबर। और पैंडेमिक के बाद से बोले तो इंडियंस की एवरेज स्क्रीन टाइम लगभग 7.5 घंटे की रही है, जो कि पूरे दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। ये लगभग अपने पूरे एक्टिव डे का 50% टाइम देने जितना हुआ। और जितना ज्यादा तुम इनके प्लेटफॉर्म्स पे बिताओगे उतना ही ज्यादा ये तुम्हारा डेटा कलेक्ट कर पाएंगे। जितना ज्यादा ये तुम्हारा डेटा कलेक्ट कर पाएंगे उतना ही ज्यादा ये ब्रांड से पैसे डिमांड कर सकते हैं। इसलिए तो एक जादू हम हर दिन एक्सपीरियंस करते हैं, जिसमें हम जो सोच रहे होते हैं उस चीज का ऐड तुरंत हमारे सामने प्रकट हो जाता है, क्योंकि इसके पीछे तुम्हारा डेटा ही था जिसने दिलो जान से मेहनत करके इनको ये बताया कि तुम आखिर सोच क्या रहे हो। 2023 तक की बात करें तो सोशल मीडिया का जो मार्केट साइज है वो लगभग $231 बिलियन तक पहुंच चुका है। कई कंट्रीज का तो जीडीपी भी नहीं होता इतना। एंड बाय द ईयर 2028 ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये $255 बिलियन का आंकड़ा तो आराम से छू लेगा। तो बेटा फ्री नहीं होता दुनिया में कुछ भी। यू हैव टू पे समथिंग फॉर एवरी प्रोडक्ट, एंड व्हेन यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट, रिमेंबर यू आर द फकिंग प्रोडक्ट। जूडा की कहानी जो मैंने तुम्हें वीडियो के शुरू में सुनाई थी, वो 800 पेजेस का कलेक्ट किया गया डेटा तो बस एक टिप ऑफ द आइसबर्ग था। जबकि इन रियलिटी बात करें तो इन कंपनीज के पास तुम्हारे बिहेवियर, इंटरेस्ट, फाइनेंशियल स्टेटस, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, रिलीजियस बिलीफ, डेटिंग प्रेफरेंसेस, इन हर चीज से रिलेटेड डिटेल्ड में डेटा होता है, जिसको कि अपने बेस्ट डेटा साइंटिस्ट का इस्तेमाल करके ये पैटर्न्स बनाती हैं और अपने यूजर्स के नेक्स्ट स्टेप को मोस्ट एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर पाती हैं। अब तुम ही सोचो कि अगर किसी के पास किसी के इतने ज्यादा डेटा का एक्सेसिबिलिटी हो तो उस इंसान को मैनिपुलेट करना कितना आसान हो जाएगा। कई लोग तो ये आरोप भी लगाते हैं कि सोशल मीडिया कंपनीज हमारी बातें तक सुन सकती हैं, और इसी के चलते टाइम टू टाइम इन पे इंक्वायरी भी बिठाई गई है। हालांकि ये चीज कभी प्रूव नहीं हो पाया कि वाकई तुम्हारी बातों को सुन सकते हैं। CNBC के चैनल पे मार्क ज़करबर्ग के इस इंक्वायरी को देखना, ये उसी एलिगेशन से रिलेटेड है। प्रूव हुआ हो या ना हुआ हो, आई एम डैम श्योर सुनते ही होंगे साले। बहुत अच्छे हैं हाँ ये लोग। ज़करबर्ग आई लव यू, क्योंकि इस डेटा को लेकर भी इन कंपनीज के बीच में तगड़ा वाला कंपटीशन है। और जैसा कि मैंने बताया, ये तुम्हारे दिन का आधा टाइम तो अपने पास लाने में सक्सेसफुल भी हो पा रहे हैं, बस तुम्हारे इस नींद का तोड़ नहीं है इनके पास। 2017 में नेटफ्लिक्स ने कहा था कि ये Amazon प्राइम, यूट्यूब या फिर टीवी उनके उतने बड़े कॉम्पिटिटर नहीं है जितना कि इंसान की नींद है। स्लीप इज माई ग्रेटेस्ट एनिमी। देख रहे हो, क्योंकि बस एक यही टाइम है जब इनका कोई भी इंजीनियरिंग तुम पे नहीं चलता। आज के टाइम पे डेटा का वैल्यू उतना ही है जितना कि कई दशकों से तेल यानी कि ऑयल ने रख रखा है। 2017 में आई द इकोनॉमिस्ट के इस फेमस आर्टिकल को देखो, इसमें डेटा को ऑयल से कंपेयर किया गया है और ये वैल्यू आगे चल के बढ़ेगा ही। इसलिए तो तुमने कई बार सुना होगा कि हैकर्स ने डेटा लीक कर दिया या डेटा चुरा कर ले गए। तो डेटा चुरा के अचार नहीं डालते हैं, या तो उस डेटा को किसी को बेच डालते हैं या तो आइडेंटिटी फ्रॉड वगैरह करते हैं। और इसके कई एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अक्टूबर 2013 में एडोबी के 3 मिलियन यूजर्स का डेटा हैकर्स चुरा कर ले गए थे, जिसमें कि लॉगिन डिटेल और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स तक शामिल था। या फिर 2020 में बिग बास्केट के 20 मिलियन यूजर्स का डेटा चुरा लिया गया था, जिसको कि ये लोग डार्क वेब पे बेच रहे थे। और इसलिए तो अब दुनिया भर की पॉलिटिकल पार्टीज भी तुम्हारे इस डेटा के पीछे पड़ी हुई है, ताकि लोगों को मैनिपुलेट करके वो अपना वोट बैंक बढ़ा सके। और हैकर्स तो बात की बात है, कई बार ये कंपनीज खुद तुम्हारे डेटा को अनएथिकली इन पॉलिटिकल पार्टीज को बेच डालती है। द कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल बेस्ट एग्जांपल है इसका। तो क्या है ये? तो हुआ क्या कि मार्च 2018 में फेसबुक ने अपने 50 मिलियन यूजर्स का डेटा कैम्ब्रिज एनालिटिका एक पॉलिटिकल फर्म कंपनी को बेच दिया। इस कंपनी को डोनाल्ड ट्रंप ने हायर किया था और इसने अपने डेटा साइंस से ये पता लगा लिया कि कितने लोग हैं जो ट्रंप को सपोर्ट करते हैं या कितने हैं जो सपोर्ट कर देंगे अगर थोड़ा सा पुश किया जाए। उसके बाद क्या था? उसके बाद सुबह शाम दिन रात बस इनको ट्रंप का ही कंटेंट दिखाया गया।
दिखाते होंगे बढ़िया सा। अगर सिग्मा उग्मा म्यूजिक लगा दो तो किसी को भी लार्जर देन लाइफ दिखा सकते हो। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? तो 87 मिलियन यूजर्स जो थे वो प्रो ट्रम्प में कन्वर्ट हो गए। मतलब समझ पा रहे हो? 50 मिलियन यूजर्स का डेटा इनके पास था और 87 मिलियन यानी कि लगभग दुगने लोगों को ये कन्वर्ट करने में सक्सेसफुल हो गए। दैट्स द पावर ऑफ डेटा आई एम टॉकिंग अबाउट। लेकिन जब ये न्यूज लीक हुआ तो मार्क जकरबर्ग की हियरिंग यूएस हाउस ऑफ फाइनेंशियल सर्विस कमेटी में शुरू हुई। ये रहा वो वीडियो, तुम जाके देख सकते हो। जिसके बाद 2022 में फेसबुक पे $725 मिलियन का जुर्माना लगाया गया। I do think I was aware of Cambridge Analytica as an entity earlier. I don't know if I was tracking how they were using Facebook specifically. When was the issue discussed with your board member, Peter Thiel? Congresswoman, I don't know that often. You don't know. This was the largest data scandal with respect to your company. You don't know? अब देखो, एड्स दिखाने तक तो बात फिर भी ठीक है, समझ आता है, वरना पैसे कहाँ से कमाएंगे। लेकिन तुम्हारे अटेंशन को बरकरार रखने के लिए ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तुम्हें बस उसी कंटेंट को दिखाती हैं जो तुम एक्चुअली में देखना चाहते हो या जिस पे तुम स्ट्रांगली बिलीव करते हो, जिसकी वजह से आज के टाइम पे लोग एको चैम्बर्स का शिकार होते जा रहे हैं। मतलब क्या है इसका? तो देखो, अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, और वो पर्टिकुलर चीज़ किसी के भी रिगार्डिंग हो सकती है, जैसे कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, रिलीजियस बिलीफ या फिर कोई सोशल कॉज हो गया। अब क्योंकि तुम्हारा इंटरनेट सिर्फ तुम्हें वही दिखा रहा है जिस पे तुम्हारे स्ट्रॉन्ग व्यूज हैं, यानी कि तुम्हें सिर्फ उन्हीं कंटेंट से एक्सपोज किया जाएगा जो तुम्हारे व्यू पॉइंट को सही साबित करते होंगे। यानी कि तुम्हें क्या लगेगा? तुम तो गलत नहीं हो, तुम तो बिल्कुल सही हो। अब वहीं पे ऑन दी अदर हैंड एक दूसरा बंदा है जो तुम्हारे वाले व्यू पॉइंट से बिल्कुल ही अपोजिट वाले पे बिलीव करता है, तो उसे भी उसकी एल्गो बस उन्हीं कंटेंट से एक्सपोज करेगी जो उसके व्यू पॉइंट को सही साबित करते होंगे। यानी कि उसे क्या लगेगा? वो भी गलत नहीं है, वो भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब दोनों में से कोई ये मान ही नहीं सकता कि वो गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि उनके इंटरनेट ने उन्हें बताया। एक ऐसा इंटरनेट जो बस तुम्हारे व्यू पॉइंट को अपीज करने वाला कंटेंट दिखाता है। और यही प्रॉब्लम है, इंटरनेट ने लोगों के मन से ये ख्याल ही निकाल के रख दिया है कि वो गलत भी हो सकते हैं। अब सोचो कि अगर ये दोनों कहीं बाहर मिले तो क्या होगा? ऑब्वियसली झगड़ा होगा, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी बिकम एन एक्सट्रीमिस्ट ऑफ देयर व्यू पॉइंट। और ये रियलिटी है आज के टाइम पे। द सोसाइटी हैज बिकम सो पोलराइज्ड कि लोग एक दूसरे का व्यू पॉइंट सुनना ही नहीं चाहते। एक प्रोग्रेसिव डिस्कशन तो हो ही नहीं सकता इनके बीच में, क्योंकि वो आर्ग्यूमेंट में ही बदल जाएगा बिकॉज ऑफ द कन्फर्मेशन बायस। अबे आर्ग्यूमेंट छोड़ो, रिसेंट टाइम्स में कई सारे दंगे तक इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के पोलराइजेशन की वजह से हो रखे हैं, विच इज सैड एंड डेंजरस। बट बहुत गाली दे दिए, बहुत नेगेटिव बात कर लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया के बारे में, बट ऐसा नहीं है भाई। इनके कितने पॉजिटिव्स हैं ये मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक डार्क साइड ऑफ द इंटरनेट जो तुम्हें पता होना चाहिए, और वही मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ सो यू नो द कैच, लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय। पर ऐसा नहीं है भाई, अरे मादर चो